पहले होलोसीन के बारे में एक बात बताता हूं। होलोसीन काल। होलोसीन बच्चों वो काल है जिसका नाम ही पढ़ा है हमारे नाम पर। इसका नाम है होलोसीन बिकॉज ऑफ अ वर्ड कॉल्ड होमो सेपियन का काल। अब जरा ध्यान से सुनो, होमोसेपियन का अर्थ क्या है बच्चों? होमोसेपियन का अर्थ है आधुनिक मानव। और आधुनिक मानव क्या है? आधुनिक मानव का अर्थ है मॉडर्न वो मैन जो आज शहरों में रह रहा है या गांव में रह रहा है या आधुनिक व्यक्ति की तरह रह रहा है। अब बच्चे एक बात सुनो ध्यान से, मेक इट श्योर कि जैसा मानव आज आपको दिख रहा है, शहरों में रहता हुआ मानव या गांव में आधुनिक तरीके से रहता हुआ मानव, एक पशुचारण या फिर कृषि या एक कंपनी चलाता हुआ मानव, यह मानव अपने विकास के चरम में यहां पर खड़ा है। पर सच्चाई यह है कि मानव ने अपना विकास कुछ ऐसे प्राप्त करा है। देखो इधर ध्यान से देखना, यह है मानव की जनसंख्या और मानव की जनसंख्या में 2 बार डिक्लाइनेशन आया है और ऐसे हम आगे बढ़े हैं। ठीक, मतलब एक बार मानव की जनसंख्या एकदम बढ़ी थी ये और अचानक से समाप्त हो गई थी। समाप्त होने के बाद ये दोबारा बढ़ना स्टार्ट हुई है। पहली बात तो हम एक समय पर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। वो तो इत्तेफाक था कि हमारे कुछ पूर्वज होशियार थे तो वो आगे बच गए, नहीं तो ये हमारी जनसंख्या है, ये मानव की जनसंख्या है और ये है समय। और ये लगभग 75, मतलब इस काल से भी पहले की बात है, ये 7500 वर्ष पहले की घटना है। 75,000 वर्ष, माफ कीजिएगा, वर्ष पहले, ठीक, कि ये घटना है जब हमारी पूरी तरह से जनसंख्या खत्म हो गई थी। अब यहां ये दोनों बातें सुनो। पहली बात तो ये कि कान खोलिए और मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये बच्चे, यार नाउ सुनो ध्यान से, मेक इट श्योर कि आधुनिक मानव, याद रखें कि मानव में ये जो विकास आप देख रहे हो, ये विकास आज से पहले ही आ चुका था। हम आधुनिक इंसान बने थे और आधुनिक इंसान बनने के बाद मानव पूरी तरह से जैसे आज शहरीकृत है, लगभग ऐसा ही शहरीकृत पहले भी हो चुका था। और कितना पहले? तो डियर आज से 5000 साल पहले हम ऐसे ही आधुनिकृत हो चुके थे, शहरों में रह रहे थे और सब कुछ बढ़िया था। और यह स्थिति थी उन शहरों की जिसे आज हम खोज के निकालते हैं जमीन के अंदर से बाय द नेम ऑफ प्राचीन सभ्यताएं। बच्चे यहां एक वर्ड सुनिए, सभ्यता, सिविलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? ये शहर थे, ये गांव नहीं थे। और इस बात को समझो कि आज से 5000 साल पहले ही मानव ने अपने उद्विकास के क्रम में शहर बना लिए थे, सड़कें बना ली थी, हवाओं की दिशा पता थी, पानी का बहना पता था, उसे स्टोर करना जानते थे, बांध बना चुके थे, परिवार में रहते थे और पका हुआ ठीक से भोजन खाते थे। इसे ही तो हम शहर कहते हैं। डियर, मानव अपने उद्विकास के क्रम में 5000 साल पहले ही शहर बना चुका था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शहर खत्म हो गए? तो अब सुनिए, इस प्राचीन सभ्यता के रूप में हमें एक दिखाई देता है बाय द नेम ऑफ सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। भाई ये सभ्यता कैसे खत्म हो गई? तो अभी तक यह कहा जाता था दैट आर्य आए, मध्य एशिया से आए, हाथों में भाला और एक हाथ में वेद पकड़कर लाए, रथों पर दौड़ रहे थे, घोड़े पर आए थे और घोड़े पर आया हुआ आर्य अपने हाथ में भाला और वेद लेकर आया और जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, यहां रहने वाले सभ्यता के सभ्य लोगों को उसने खत्म कर दिया और खत्म करने के बाद खुद अपना वैदिक धर्म जो है एस्टैब्लिश कर लिया। यह बात लिखी है, यह बात गलत भी है, यह एनसीईआरटी में मेंशन है। फाइन, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों का भारत में आक्रमण का सिद्धांत। ठीक, मैं पहले बता दूं ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डियर, आधुनिक जो मानव है, इसके लिए जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, इसका कहा जाता है आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत। आर्य आक्रमण सिद्धांत, ये आर्यों के आक्रमण से खत्म हुई है, जबकि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लिए रिसर्च पहले ही आ चुकी है कि डियर एक एज थी इसी होमोसीन काल में, इसका नाम था मेघालयन युग। और डियर, ये जो मेघालयन युग है, ये आज से कुछ ही वर्ष पहले डिस्कवर हुआ है और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में इसे ऐड करा गया है। दिस इज कॉल्ड एज एज ऑफ मेघालयंस। और इसमें कहा गया कि विश्व में जैसी ये सभ्यता है, क्या ऐसी एकमात्र ये सभ्यता है? नो, विश्व में आपको सुमेरो सिविलाइजेशन दिखेगी। अगर आप मैप देखें तो दिस इज दक्षिण अमेरिका, ये आपको दिखाई देगा दक्षिण अमेरिका है, दिस इज दक्षिण अमेरिका। यहां से आप चलते जाओगे मध्य अमेरिका, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा पनामा, ये आप देखोगे कैनेडियन शील्ड। यहां से आप आओगे तो ये कैनेडियन शील्ड का हिस्सा। जब भी आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जिस भी देश का नाम दे रहा हूं उसका क्रम आपको याद होना चाहिए।
ठीक। सो यहां पर आपको दिखेगा कनाडा, ये है यूएसए, ये है मेक्सिको, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये यहाँ के मध्य अमेरिकन देश हैं। ये आपको दिखाई देगा अफ्रीका, अभी मैं अफ्रीका रफली बना रहा हूं, अदरवाइज ऐसे सही सही देखे तो ऐसा बनता है अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका। ये आपको दिखाई देगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको मिलेगा सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, एक देश रहेगा इथोपिया, फाइन। अरब का प्रायद्वीप, अरब के प्रायद्वीप से प्रायद्वीपीय भारत, ये साउथ ईस्ट एशिया, इस्थमस ऑफ क्रास, यहाँ वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड की खाड़ी, ये चाइना, कोरिया, कामचटका का प्रायद्वीप, साइबेरिया का पोर्शन, ग्रीस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, पुर्तगाल, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क। देखो यहां पर दिखाई देगा इज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक। अब देखो दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया। अब एक बात नोटिस करिए, आपको प्राचीन विश्व की सिविलाइजेशन में यहां एक दिखेगी सिंधु घाटी सभ्यता, यहां दिखेगी होंगहो की सभ्यता जिसे चीनी सभ्यता कहते हैं, यहां पर टिग्रिस और यूफ्रेटस के नाम से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इसके अलावा सुमेरो सिविलाइजेशन। ये विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, ये सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे थी। और डियर मानव ने उद्विकास के क्रम में एक शहर विकसित कर लिया था, और हम 5000 साल पहले ही बिल्कुल विकसित थे। लेकिन दिक्कत यह हुई कि मेघालयन एज आई, फाइन, और इस मेघालयन एज में पृथ्वी पर वर्षा का पैटर्न बदल गया, और पृथ्वी पर वर्षा के पैटर्न बदलने से यहां पर ये वर्षा का पैटर्न बदला था, वर्षा का पैटर्न में परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने से नदियां सूख गईं। जो प्राचीन नदियां थी वो सारी नदियां सूखने लगी, और ये सूखने के क्रम में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी जो इन नदियों के किनारे थी, डियर, ये सारी ही सभ्यताएं जड़ से खत्म हो गई। जिन यूरोपियंस ने सिद्धांत लिखा था कि आर्यों का भारत में आक्रमण हुआ था, आर्य अपने साथ वेद लाए थे, भाला लाए थे, घोड़ों पर आए थे, आक्रमण कर रहे थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के सभी लोगों को इन्होंने समाप्त कर दिया। वही यूरोपियंस, सेम जो है वो कॉन्टिनेंट, एंड थ्योरी इज डिफरेंट। मेघालयन एज, दे सेज कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आर्य के आने और सिंधु नदी घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों के बीच में 500 वर्षों का डिफरेंस था, और ये जो खत्म होना था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो अगर आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म की थी तो टेल मी कौन सा आर्य गया था? वो जो चाइना की सभ्यता है, होंगो सभ्यता, सुमेरो सिविलाइजेशन, या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेटस, देजला या फरात नदी के किनारे थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, होंगो सभ्यता होंगो या येलो नदी के किनारे। फाइन, ये सारी सभ्यताएं आर्यों से थोड़ी खत्म हुई है, ये खत्म हुई थी वर्षा के पैटर्न में चेंज होने से। और इस वर्षा के पैटर्न का चेंज होने का साक्ष्य हमें मिलता है मेघालय में, और मेघालय में गुफाएं हैं। बेसिकली ये कार्ट्स स्थलाकृति का क्षेत्र है, और कार्ट्स स्थलाकृति जिसने पढ़ी होगी उसे पता होगा कि कार्ट्स स्थलाकृति बनती है चूना पत्थर के क्षेत्र में। इस प्रकार की स्थलाकृति होती है जहां पर जमीन के अंदर आपको जो है वो गुफाएं दिखाई देती हैं। फाइन, इन्हें भूमिगत गुफाएं कहते हैं, और यह भूमिगत गुफा जो है सिंक होल, डोलिना, युवाला, पॉल्जे, इनसे बनती है। इस प्रकार से एक क्षेत्र है, यह पूरी तरह से दिस एरिया इज होली मेड अप ऑफ चूना पत्थर, ये चूना पत्थर से बना होता है, और यहां पर डोलिना, युवाला, पॉल्जे, इन सभी के माध्यम से ऐसे सिंक होल्स बनते हैं। सिंक होल का मतलब ही है ऐसे छिद्र जिनसे पानी होकर जमीन के अंदर चला जाता है, दिस इज सिंक होल। और ऐसा इमेजिन कर लो कि ये चूने पत्थर का क्षेत्र है, और यहां से पानी ऐसे अंदर जाता है। अंदर जाने पर पानी जो है वो यहां उपस्थित जो गुफाएं हैं बच्चों, इन्हें फॉर्म करता है, और इन गुफाओं के अंदर से चूना बिल्कुल गायब हो चुका है। और फिर यहां पर स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, या स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, टाइट माइट का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। फाइन, ये बनती हैं। ओके, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैसे बनी है? तो डियर, इसका निर्माण बेसिकली होता है, यहां पर बारिश हुई, बारिश होने के बाद पानी बना, पानी बनने के बाद वो अंदर जाता है और टप टप करके टपकता है। और जब टपकता है ना बच्चे, तो ये अपना अवसाद जो है वो ऐसे छोड़ता जाता है, और छोड़ने के पश्चात ये अवसाद ऐसे दीवार पे चिपकता जाता है। आप कभी देखिएगा आपके घर के आसपास कहीं छत से पानी टपकता होगा, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर यहां ऐसे अवसाद चिपके रहते हैं, और जब ये चिपके रहते हैं ना डियर, तो यहां से पानी टपकता रहेगा, और हजारों साल की प्रोसेस में ये एक धार ऐसी बना लेगा। एंड द रियलिटी इज कि ये जो भूमिगत गुफाएं हैं, इनके अंदर ये जो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट ये दिखाई देता है, स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, तो यहां माइट आएगा। फाइन, ये आपको दिखाई देगा, ये ऊपर और नीचे ये बने होते हैं। और डियर,
पृथ्वी पर कहां कैसी जलवायु है, इसका साक्ष्य आपको कहां मिलेगा? तो डियर यहां पर जितनी भी हवाएं चलती हैं, जैसा भी पानी गिरता है, जैसी भी हवाएं चलती हैं, उन सभी के साक्ष्य इन डोलिना, पॉल्जे, युवाला इनसे होते हुए जमीन के अंदर जाते हैं और जमीन के अंदर जाकर ये इनके अंदर सुरक्षित होते हैं। और ज्योग्राफर्स को जब पता करना होता है कि एग्जैक्टली पृथ्वी पर इस समय पर कैसा क्लाइमेट रहा होगा किसी स्थान पर, तो दे वेंट फॉर दीज केव्स, वो इन गुफाओं में जाते हैं और इन स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट को निकालते हैं। आपको दिखेगा कि ये जो स्टैलेक्टाइट है ये इस प्रकार का है और इसमें आपको जो है वो कई लेयर्स दिखाई देंगी। अब डेटिंग टेक्निक का यूज करके हम पता लगा लेते हैं कि ये वाली जो लेयर है ये कौन से काल की है। ठीक, इस वाली लेयर का हम काल निकाल लेते हैं और काल निकालने के पश्चात इसके अंदर जो अवसाद उपस्थित होते हैं उन अवसादों का परीक्षण करते हैं। अवसाद बेहद बारीक हैं, बेहद कठोर हैं, बेहद नर्म हैं, बेहद मोटे हैं। इस आधार पर हमें पता चल जाता है कि किस काल में कैसी जलवायु थी। और वास्तविकता यह है कि जिस समय पर कहा जाता है कि विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो रही थीं, वहां पर आप पाओगे कि डियर यही मेघालयन एज का वो समय था जिसमें यह बताया गया कि डियर इस समय पर पृथ्वी पर शुष्कता आई थी, पृथ्वी पर रेनफॉल पैटर्न बदला था और सारी बड़ी नदियों ने रेनफॉल पैटर्न चेंज होने के कारण अपना रास्ता बदल लिया था। ये सारी सभ्यताएं किसी ने खत्म नहीं की थी, ये नदियों के किनारे थी और डियर ये नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। और इसी का प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लिए कहा गया कि आर्य आए और आने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। डियर ये खत्म नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने आप को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे थे, ये भाग रहे थे क्योंकि इनके शहरों में बाढ़ नहीं तो सूखा आ रहा था और ये बेचारे जा रहे थे सरस्वती नदी के पास। और देखिए जो राजस्थान से होगा जस्ट कमेंट दैट थिंग कि सरस्वती नदी के किनारे सरस्वती सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिलते हैं। वास्तविकता में सरस्वती सिविलाइजेशन कुछ और नहीं था। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग अपने आप को बचाने के लिए सरस्वती का सहारा ले रहे थे और वो अपने शहर बना रहे थे। पर डियर दुर्भाग्य बड़ी चीज है, डेस्टिनी इज अ ग्रेट थिंग। ये थी अ रिवर कॉल्ड इंडस, इसके किनारे रह रहे थे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग। इसी के समान ये थी, मान लीजिए सिंधु नदी, इसे हटा दे भाई, ये है अगर सिंधु नदी, तो इसी के किनारे इसी के पैरेलल चलती थी देयर इज अनदर रिवर कॉल्ड सरस्वती। देखिए ये सरस्वती नदी थी, अरे हिंदी में लिखता अभी कोई ना कोई कमेंट कर रहा, अंग्रेजी में लिख रहे थे सर भाई। सरस्वती नदी ये है इज सिंधु नदी, ठीक, सिंधु को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सरस्वती, फाइन। अब सिंधु नदी के वर्षा के पैटर्न में चेंज आया तो यहां के रहने वाले लोग सिंधु से सरस्वती के साइड आ रहे थे, बट बेचारों की समस्या ये थी कि सरस्वती की सहायक नदी थी गंगा, यमुना। याद रखिए आप सभी लोग आज पढ़ते हैं कि यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नो, यमुना इनिशियली वाज ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती। यमुना पहले सरस्वती की सहायक नदी थी, ये सरस्वती नदी है, फाइन। सरस्वती सहायक नदी, ओहो ये यमुना, माफ कीजिएगा सर होश खो बैठा हूं लगता है यमुना। ये यमुना है जो सहायक नदी थी सरस्वती की। अब समझिए कि जब सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने होमोसीन काल के अंत में जो मेघालय की गुफाओं के अंदर साक्ष्य मिला है, जिस कारण से उस समय का नाम मेघालयन एज रखा गया, उस समय पर सरस्वती नदी की ओर इन्होंने पलायन करा। और जब ये पलायन करके इधर आ रहे थे तो डियर यहां पर उन्होंने शहर बनाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक, ये था हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक, हम कहते हैं ये है हिमालय, ठीक, ये हिमालय है, ध्यान से सुना बच्चों, ये हिमालयास है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। पर बच्चे प्रायद्वीपीय भारत का एक्चुअल शेप ऐसा नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत का एक्चुअल शेप इज लाइक दिस। हमारा प्रायद्वीपीय भारत एक्चुअली में ऐसा है। मैं 3D डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि ऑप्शन के बच्चों को भी असिस्टेंस रहा है, उन्हें भी नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और डियर इसकी दो भुजाएं हैं, यहां एक भुजा में है अरावली और इसकी दूसरी भुजा में है राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर का पठार, फाइन, दिस इज राजमहल हिल्स, ये अरावली है, अरावली पर्वत, अभी बताऊंगा अरावली पर्वत कैसे बना, ये राजमहल की पहाड़ियां। अब दिक्कत बच्चों ये है कि ये आगे ऐसे शिफ्ट हो रहा था और डियर जब ये आगे शिफ्ट हो रहा था ना तो प्रॉब्लम थी ये कि यहां पर ऐसे, अब मैं दो मिनट नाम जरा साइड कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं,
ठीक, बस एक ही नाम हटाना हमें। देखो ये इधर है, देखिए आपको इतने डिटेल में यूट्यूब पर शायद ही कोई पढ़ाए, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फाइन, सो दिस इज अरावली, और डियर यहां से जाती है नदी सरस्वती, नो यहां से ऐसे जा रही थी सरस्वती नदी, ठीक, और ये जा रही थी यमुना। मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। ये हो गया, और ये है नदी। देखो ये सरस्वती है, ध्यान से देखना, ओके, और ये है अनदर रिवर, ये कौन सी है, यमुना। अब समझो कि ये जो नदी थी सरस्वती, जिसकी सहायक नदी थी यमुना, डियर ये अरावली आगे शिफ्ट हो रहा था, पूरा प्रायद्वीपीय भारत आगे जा रहा था, और प्रायद्वीपीय भारत के आगे जाने से ये जो सरस्वती और यमुना नदी है, इसके बीच में ये आ रहा था, और इसके इस प्रकार से बीच में आने से, पहले तो इसे पीछे खींच लो भाई, फाइन, इस प्रकार से अरावली आगे बढ़ रहा था। अब अरावली क्यों आगे बढ़ रहा था, तो याद रखना अरावली के आगे बढ़ने का कारण कुछ और नहीं था, पूरे प्रायद्वीपीय भारत का 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से विस्थापन हो रहा था। पूरा प्रायद्वीपीय भारत बढ़ रहा था, तो अरावली कोई अलग थोड़ी है भाई, फाइन, ये भी आगे बढ़ रहा था, और अरावली के आगे बढ़ने के क्रम में डियर इसने यमुना को पेनिट्रेट कर दिया, और यमुना बेचारी विस्थापित हो गई, और विस्थापित होकर यमुना को फोर्सली अपना रास्ता बदलना पड़ा, और यमुना डाइवर्ट होते 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 गंगा के साइड चली गई। तो द थिंग वाज, यमुना वाज ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती, और सरस्वती के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपना घर बसा रहे थे, क्योंकि मेघालयन एज जो होमोसीन एरा का ही पार्ट थी, उसमें पृथ्वी पर शुष्कता आ रही थी, रेनफॉल पैटर्न बदल रहा था। और डियर जैसे ही यमुना हो गई गंगा की, वैसे ही सरस्वती गई सूख। आजा आजा माँ, क्या बना? तो आप इस बात से इमेजिन करो कि जहां आज कनॉट प्लेस है, आपने नाम सुना होगा, सर्च करना, ज्यादातर लोग जो है यूट्यूब में और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स जो भी कर लेते हैं उसको शॉर्ट्स, या जो भी रहता है इंस्टाग्राम पे, उसके वीडियो बनाने के लिए ना दिल्ली में कनॉट प्लेस पर आते हैं। एग्जैक्टली जो जमीन कनॉट प्लेस की है, उस जमीन के ऊपर आपको यमुना नदी बहती हुई दिखाई देती है। इनिशियली यमुना कनॉट प्लेस से जाती थी। और ये भी छोड़ो, आपने वो लाल किला देखा है, लाल किला दिल्ली का, जहां पर वो गणतंत्र दिवस के समय जो है समारोह होता है, डियर उस लाल किले में जाकर देखना, उसकी खिड़कियों पर जो है आपको एक जाली लगी हुई दिखाई देगी। ये लाल किला का कोई दीवार है तो उसमें देखिएगा जाली लगी है, और वो जाली पत्थर की जाली है, और पत्थर की जाली से जहांपना क्या ही देखते थे बाहर। आप इमेजिन करो कि लाल किले में ऐसी पत्थर की जालियां लगी हैं, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफी। ये पत्थर की जालियां क्यों लगी हैं लाल किले पे, ये बिल्कुल वैसे ही लगी हैं जैसे ताजमहल में पत्थर पर जालियां लगी हैं, पत्थर में ऐसे छेद करके जाली बनाई गई है। क्यों, ताकि जहांपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ताजमहल से सामने यमुना के दर्शन कर सके। द थिंग इज, एक समय पर दिल्ली के लाल किले के सामने से यमुना बहती थी, और ये लिखित है किताबों में। द थिंग इज, दिल्ली का लाल किला यमुना के किनारे था, जैसे ताजमहल यमुना के किनारे है। और चलो छोड़ो, ताजमहल तो पता नहीं जो है वो मुगल काल वगैरह में बना, लाल किला बहुत पहले बना। कनॉट प्लेस से यमुना बहुत पहले गुजरती थी। मैं बताता हूं आपको, अंग्रेज अभी गए हैं 70 साल पहले, अंग्रेजों ने बनाया था आयरन ब्रिज। आयरन ब्रिज वो ब्रिज जो कि लोहे का है और यमुना को पार करने बनाया गया था, फाइन। और ये जो ब्रिज था, इस ब्रिज पे आज आप खड़े हो जाओ, दिल्ली में आयरन ब्रिज सर्च करना, दिल्ली के आयरन ब्रिज पर आप खड़े हो जाइए, आपको आयरन ब्रिज से खड़े होने पर यमुना दिखेगी भी नहीं। क्या इंडिकेट करता है ये, यमुना तेजी से डिफ्लेक्ट हो रही है गंगा के साइड। और आप तैयारी करते रहिए, बर्थ रिवर्थ की साइकिल में अगले जन्म में जब आपको मैं पढ़ा रहा हूं यूपीएससी, तब मैं आपसे कहूंगा देयर वाज अ रिवर कॉल्ड यमुना व्हिच वेंट फॉर गंगा एंड एब्सोल्युटली डिसॉल्व्ड। एक नदी हुआ करती थी यमुना नाम से, और यह नदी पूरी तरह से गंगा के अंदर समाहित हो गई। क्यों, क्योंकि लगातार अरावली आगे बढ़ रहा है और यमुना शिफ्ट हो रही है। और आप लोग देखिएगा, मेरी प्रीवियस मैराथन में मैंने बताया था कि यमुना नदी हिमालयन प्रदेशों से आती है, अपने साथ पॉट होल ड्रिलिंग रॉक्स लाती है, और ये चट्टाने वो पूरी दिल्ली से, मान लीजिए ये दिल्ली है, सभी लोग देखिएगा ये दिल्ली है, फाइन। इनिशियली यमुना जो है वो दिल्ली से, दिल्ली के इस भाग से गुजरती थी, बाई चांस पहले यहां से गुजरती थी, ठीक, फिर यहां से गुजरी, फिर यहां से गुजरी, और आज बिल्कुल किनारे से गुजर रही है। तो डियर ये जो गुजरने का क्रम है ना, इस क्रम में यमुना ने अपनी घाटियां बनाई, और इन घाटियों के अंदर यमुना ने जो है पॉट होल ड्रिलिंग रॉक्स छोड़ी हैं, वो चट्टाने जो घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक। और ये जो घाटियों का निर्माण करने वाली चट्टाने हैं ना, विश्व की सबसे कठोरतम चट्टाने हैं, और ये चट्टाने दिल्ली में उसके तलहटी में भरी हुई हैं। और डियर सोच कर देखो, कभी आपने दिमाग नहीं लगाया, एवरीथिंग इज इन करंट अफेयर। मतलब मुझे समझ में आता है ये सब्जेक्ट क्यों आप फैक्चुअल पढ़ते हैं, एकदम प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है सब्जेक्ट का। द थिंग इज, आप सोच कर देखो, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा लीडर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, ये सब कुछ दिल्ली में रहता है, और दिल्ली में मैसिव जाम लगता है।
यहां के सीएम को ये बोलना पड़ता है ऑड इवन में गाड़ी निकालो, आधे दिन तुम गाड़ी निकालो, आधे दिन तुम गाड़ी निकालो। सड़कें नहीं बना पा रहे हम, इतनी इंजीनियरिंग है कि हम भाई आराम से एक फ्लाईओवर, 2 फ्लाईओवर, अरे 10 मंजिल की सड़क बना ले भाई। क्यों नहीं बन पा रहा? क्या भारत इतना अमीर नहीं है? हम प्रकृति के सामने बहुत छोटे हैं। डियर गंगा पूरे दिल्ली को पार करते हुए गई है, और दिल्ली को पार करने के क्रम में गंगा ने डियर यहां पर मैसिव रॉक्स छोड़ी हैं। इसे कहते हैं पॉट होल ड्रिलिंग रॉक्स, वो चट्टानें जो नदी की तलहटी में राउंड एंड राउंड रोटेट करती हैं और नदी की घाटी को गहरा करती हैं। अब चूंकि यमुना तेजी से अपना रास्ता बदल रही थी, डियर ये चट्टानें यहां छूटी हैं और पूरे दिल्ली के अंदर तलहटी में आपको एकदम हार्ड रॉक्स मिलेंगी। और डियर ये जो हार्ड रॉक्स हैं, ये हार्ड रॉक्स को ड्रिल करने के लिए हमारे पास मशीन नहीं है। इसका एक ही रास्ता है, लाओ डायनामाइट उड़ा दो। और अगर आपने उड़ाने की कोशिश करी तो याद रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनका जनसंख्या घनत्व तो 17, 18, 12 है, दिल्ली का 17,000 है। छोटा सा भी अर्थक्वेक आया, एवरीथिंग विल कोलैप्स, राइट। और ये पॉट होल ड्रिलिंग रॉक्स इधर पे छोड़ के गई है। जर्मनी से मशीन मंगाएंगे और ये मशीन कैटरपिलर मशीन कहलाती है। आप देखिएगा सुरंग बनाने की ये मशीन होती है, और ये मशीन जो है वो जमीन में गड्ढा करेगी ताकि हम यहां पर कुछ जगहों पे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कर सकें। एक जगह ब्रिज बनना था, आधा बना और रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि वहां पर बीच में पॉट होल ड्रिलिंग रॉक आ गई। इस चट्टान को आप छेद ही नहीं सकते सामान्य औजारों से। आपको इससे जो है वो या तो वो कैटरपिलर मशीन, ये जर्मनी के पास थी, हम 4 साल पहले से ऑर्डर दे चुके हैं कि वो मशीन भेजो, अभी आ रही है फरवरी में। ये मशीन जर्मनी से आएगी, असेंबल होगी, और तब जाकर कहीं वो चट्टानें जहां पर जो मिली हैं, जहां पर इसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैटरपिलर मशीन जो पहाड़ों में सुरंग बनाने में यूज होती है, वो हमारे यहां इसमें यूज होगी। ये कहलाता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, देश को बनाना। आप जो पढ़ते हैं कि भाई दिल्ली में इतना जाम लगता है, कभी सोचा नहीं कि इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, इतना पैसा है, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। भारत अमीर देश है, दुनिया के 95% देशों से ज्यादा अमीर है हम, पर हमारी समस्या यह है कि हमारे लोग गरीब हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या ही ज्यादा है। एक परफेक्ट वर्ड होता है, भारत एक समृद्ध देश है, भारतीय गरीब है क्योंकि यह समृद्धि बहुत ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक। और इस कारण से आपको दिखेगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के क्वेश्चन। दिल्ली में यह समस्या क्यों है? क्योंकि हम निर्माण नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यमुना शिफ्ट हो रही है, और यमुना के शिफ्ट होने से क्या हुआ, सरस्वती सूख गई, और सरस्वती के सूख जाने से हुआ क्या कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग जो इधर आकर अपने आप को सेटल करना चाह रहे थे, बेचारे सेटल नहीं कर पाए, और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के साक्ष्य हमें मेघालय में मिलते हैं, और मेघालय में साक्ष्य मिलने के कारण इस युग का ही नाम, किस युग का नाम, जब प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो रही थी, युग का ही नाम हमने रख दिया क्या, मेघालयन एज। ये एज डिस्कवर हुई थी। खुश। अब इसी से समझ लो दैट आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्यों थी। अब आप कहोगे सर ये क्यों समझे हम, तो मैं आपसे कहूंगा इसलिए समझ लो क्योंकि अब ये थ्योरी गलत सिद्ध होने वाली है। और ये थ्योरी क्यों गलत सिद्ध होने वाली है, उसका भी कारण ज्योग्राफिकल है। मैं इन शॉर्ट बताकर आगे बढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है। आप अपना हिस्ट्री वाले टीचर से पूछेगा या फिर आप थोड़ा सर्च करिएगा, मतलब जो लोग P2I में तो उन्हें तो पता ही है। और मैंने भी ये यूट्यूब में, मैंने और दिलीप सर दोनों ने कवर करा था, ये जो है वो हुआ है NCERT में चेंज, मतलब ये हम दोनों ही, दिलीप सर ने बहुत जो है पहले ही इसे कवर कर लिया था, आप लोग देखिएगा मिल जाएगा। सो आर्यन आक्रमण का सिद्धांत ये क्या था, तो मैं आपको बताऊं, दिस इज कॉल्ड एज डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक। बांटो और शासन करो। भारत में ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स आने के बाद अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे। ब्रिटिशर्स आर वेरी स्मार्ट, वो आज भी स्मार्ट है और पहले भी स्मार्ट थे, ठीक। ब्रिटिशर्स नोज, एक सेकंड, ब्रिटिशर्स नोज कि डियर अगर हमें इंडिया में कंटिन्यू करना है तो फर्स्ट थिंग इज हमें एक्सेप्ट कराना पड़ेगा दैट हम यहां पर हैं और ये सही है, फाइन। मतलब पहले तो इंडियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम यहां पर हैं और ये सही चीज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़िएगा, व्हाई डोंट यू रीड दैट थिंग्स, आप उसे पढ़ें, लॉर्ड मैकाले का रिपोर्ट ऑन एजुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक। उसमें उन्होंने मेंशन करा था दैट भारतीयों के साथ एक प्रॉब्लम है। भारतीय ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे ऊपर शासन करने वाले बहुत सारे लोग आए और वो चले गए, कुछ नहीं होता, ठीक। बाहर से आक्रांता आते हैं, आक्रमण करते हैं, शासन करते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, ठीक। ये भारतीयों ने बहुत लंबे समय से देखा था, और उसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है और देश समृद्ध है, तो बाहर से लोग आते रहते हैं। और इसीलिए भारतीय ना अंग्रेजों को भी बेकार ही मानते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडियंस अंग्रेजों को, जैसे आज के समय आपको कोई ब्रिटिशर दिख जाए तो सारे भागे भागे जाते हैं दैट दिस इज फॉरेनर और बढ़िया नस्ल का व्यक्ति है, फाइन। पर पहले के समय इंडियन सेज कि ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, ये ठंडी जगह से आया श्वेत चमड़ी का व्यक्ति है, और ये उसे जो है वो मानते थे अछूत, मतलब दे परफेक्टली सेज कि बाहर से आया, इससे दूर रहना चाहिए।
फाइन, इस टाइप का बिहेवियर था। वाई? क्योंकि इंडियंस नोस के दैट दे हैव हायर वेल्थ एज कंपेयर टू वाइट स्किन पर्सन, मतलब एक श्वेत चमड़ी के व्यक्ति से ज्यादा अधिक धन संपदा जो है वो भारतीयों के पास थी। दैट्स व्हाई दे सेज दैट ये जो है वो उतने अच्छे व्यक्ति नहीं थे। इसका पूरा ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, जो बच्चे होंगे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। मानव बस्तियों का निर्माण, और मानव बस्तियों के निर्माण में यूरोप के अंदर जो मानव बस्तियां बनी थी वो गंदी बस्तियों का उदाहरण थी। फाइन, मानव जो यूरोप में इवॉल्व हुआ था और मानव जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इवॉल्व हुआ था, उष्णकटिबंधीय प्रदेश का मानव ज्यादा नीट, क्लीन एंड ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर रहा था, और ठंडे प्रदेशों में रहने वाला मानव जो है वो उतनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रहा था। कारण यही था कि मानव ने उद्विकास के क्रम में पशुपालन से कृषि शुरू की थी, और कृषि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ज्यादा अच्छी होती थी, ठंडे प्रदेशों में उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। इसलिए ठंडे प्रदेशों में मानव के उद्विकास के क्रम में जो मानव के प्रकार आए थे, दे आर नॉट दैट मच वेल्दी इन नेचर, वो उतने ज्यादा वेल्दी भी नहीं थे और उतने ज्यादा तरीके से वो निवास भी नहीं कर पा रहे थे, ह्यूमन सेटलमेंट भी अच्छा नहीं था। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां जहां मानव का सेटलमेंट हुआ, उसने ठीक से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करी, इसलिए वो ज्यादा वेल्दी थे। ठीक, ये तो समय का ऐसा चक्र था कि ब्रिटिशर्स वेंट फॉर इंडिया, और इंडिया को उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया। लॉर्ड मैकाले सेज कि इधर पे रहने वाले जो व्यक्ति है ना, उन्हें अच्छे से ये नॉलेज है कि हमारे पास जो व्यक्ति आता है, हम पर राज करता है, कुछ टाइम में चला जाता है, हमें परेशान करने होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो दे सेज कि देखो, इनको एहसास दिलाने की जरूरत है कि हम सुपीरियर हैं, तुम इंफीरियर हो, एंड वी आर ग्रेट, और हमारे कारण तुम्हारा उद्धार होगा। दिस इज अ मेन परफेक्ट लाइन, आप रीड करिएगा, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। फाइन, और इसके लिए सबसे पहले पढ़ाओ अंग्रेजी। फाइन, दे सेज दैट इंग्लिश इज कंपल्सरी इन एजुकेशन। व्हाई? जस्ट टेल देम कि देखो ये लिखा है ना, तुम पढ़ नहीं पा रहे बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू रीड, जबकि वो रीड करना बचपन से दूसरी लैंग्वेज में जानता था। फाइन, रीड करो वंस टेंस थाउजेंड, जबकि वो कौड़ी, दंपा और धेला और दमड़ी, इसमें पहले से कैलकुलेशन करना जानता था। दैट पर्सन पहले से नोज के कैसे किसी चीज को गिनना है। वो धेला, दमड़ी, कौड़ी, ये सारे सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडिया आल्सो। फाइन, बट फिर भी मैट्रिक सिस्टम सिखाओ, गिनती गिनने का दूसरा तरीका, क्योंकि ये वो नहीं जानता। नाउ द थिंग वाज, इसी एक्सेप्टेंस को क्रिएट करने के लिए एक थ्योरी बनाई गई थी जिसका नाम था आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और आर्यन इन्वेजन थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन करा दैट जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। ये मैक्स मूलर का स्टेटमेंट था। नो डाउट मैक्स मूलर वाज ग्रेट पर्सन, एक बेहद ही महान व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह ये है कि बिना साइंटिफिक एविडेंस के ये सिद्धांत कैसे सिद्धांत कहला गया दैट आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, गोल्डन कलर के बाल थे, ब्लू कलर, ऐसा कह दिया गया, मैनिफेस्टेशन था कि भाई आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आया हुआ एक 7, 7.5, 8 फीट का मानव था, एकदम श्वेत चमड़ी का था, गोल्डन कलर के उसके बाल थे, ब्लू कलर की भाई आईज थी, एकदम विदेशी दिखता था, ब्रॉड चेस्ट, अपवर्ड शोल्डर, प्राउड नोज, एकदम खड़ी नाक, गोल्ड शोल्डर, अपवर्ड चेस्ट, और एकदम श्वेत वर्ण का व्यक्ति। ये आया अपने हाथ में वेद रखकर, और फिर इसने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को खत्म कर दिया जो कि द्रविडियन थे, और फिर अपना धर्म जो है इन्फोर्स करा, और उस धर्म के अनुसार जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय रहे आर्य, और गैर क्षत्रिय रहे वैश्य और शूद्र। फाइन, अब ये वैश्य शूद्र कर दिया गया द्रविड़ को, और ब्राह्मण क्षत्रिय कर दिया किसको? इस अपर कैस्ट को, आर्य को। ये क्यों? ताकि इसे डिवाइड कर सकें। आप डिवाइड हो जाओगे तो फिर साथ में कलेक्टिवली यू कैन नॉट डू द वर्क। पहले रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के आधार पे, फिर जाति के आधार पे। फाइन, जाति के आधार पर डिवीजन के लिए बोल दिया आर्यों का आक्रमण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो द्रविड़ नस्ल के व्यक्ति थे, द्रविड़ नस्ल के व्यक्ति जो थे वो शहर बना चुके थे, और फिर शिकारी प्रवृत्ति के आर्य लोग आए और इनके धर्म को खत्म कर दिया और अपना धर्म लगा दिया। अब ये जो है वो सारे भारतीयों कहेंगे कि सुनो भाई, तुम्हारा तो ये जो है वो डेस्टिनी है कि तुम्हारे ऊपर जो है वो बाहर से आए लोग शासन करते हैं, और ब्रिटिशर्स यहां हैं, ये कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि देखो, हमसे पहले मुगल थे, और मुगल बाहर से आए थे। इसके पहले दुर्रानी, तिर्रानी थे, ये भी भारत के बाहर से आए थे, और इसके पहले जो भी थे वो आर्य थे, और ये भी बाहर से आए थे। फाइन, जस्ट अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। यहां से देखो कि सारे बाहर से आए थे, और जब सारे बाहर से आए थे तो हम भी बाहर से आए हैं। और फिर इस सिद्धांत के बेसिस पे हिटलर से लेकर ईच एंड एवरीवन यूज्ड टू कमेंट। मैक्स मूलर ने कमेंट करा कि आर्य जो थे वही सेंट्रल एशिया से भारत आए थे, आर्यों के द्वारा ही यहां पर वैदिक रिलीजन की स्थापना हुई। ऐसे ही आपको दिखेगा हिटलर सेज के आर्यों की सबसे बड़ी गलती, हम आर्य हैं। हिटलर कह रहे थे कि हम आर्य हैं और गैर आर्य लोग हैं, ज्यूस, उनका नरसंहार कर लो। और भारतीय उपमहाद्वीप के साइड भी आर्य गए थे, और इन आर्यों की भी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने गैर आर्यों के साथ जो है विवाह कर लिया। यह हिटलर का स्टेटमेंट था। और हिटलर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एडवाइजर वाज रेडजिल। जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ा होगा या फिर 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी उठाई है, उसमें पहले ही चैप्टर में दूसरी परिभाषा लिखी हुई है मानव के भूगोल की। उसमें मेंशन है मानव भूगोल की परिभाषा बाय रेडजिल, फ्रेडरिक रेडजिल। रेडजिल ने लिखा था कि
भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग जो है वो फलाना ढिमकाना क्षेत्र से आए हैं और इन्होंने शासन करा। और इवन रेड्सेल की तो ये लाइन थी दैट जो राज्य है उसे दूसरे राज्य को हड़प लेना चाहिए, अटैक करना चाहिए और सारे संसाधन कैप्चर कर लेने चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए बेहद कठोर स्टेटमेंट पास करे थे रेड्सेल और हिटलर ने। फाइन, देखिए उसमें कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे, मैंने पेड जो हमारा ऑप्शनल की क्लास है मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस करा है इसे। फाइन, मानव भूगोल के जनक रेड्सेल का स्टेटमेंट कि भारतीय कायर हैं और ये पैदा ही हुए हैं ताकि इन पर शासन करा जा सके। एशियंस आर टिमिड, शॉर्ट साइटेड, डिसऑनेस्ट एंड ऑल, ये सब ये रेड्सेल का लिखा हुआ था। सो क्यों ये सब? ताकि सिद्ध कर सके कि हमसे पहले बाहर के लोग थे और सबसे पहले से भी बाहर के लोग थे, तो ये हमारा रहना भी गलत नहीं है। तो आर्यों का सिद्धांत, बाद में ये पता चला कि भाई आर्यों का डीएनए के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता के डीएनए में भी मिलना शुरू हो रहे हैं। पूरी तरह से नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी ये जो है वो समय के साथ हमें मिलना शुरू हो रहा है। बट कुछ भी हो, आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो असत्य सिद्ध हो चुकी है। हाँ, गैप था एक, ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई, तो उस गैप को मेघालयन एज ने फुलफिल कर दिया। सो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में सबसे पहला तो यही हमने रीड कर लिया, और सबसे ज्यादा समय भी मैंने इसलिए दिया बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये होलोसीन एरा का है। ठीक, खुश। अब यहां से देखिए ये जो बचा हुआ सेक्शन है, ठीक है, इस बचे हुए सेक्शन में हमें क्या क्या देखना है। अब यहां सभी लोग एक काम कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस ले ले, ठीक है, सभी